स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंतहा हो गई है इंतजार की। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे। हमारे एंथ्रोपोलॉजी की जो थ्योरीज वाला पोर्शन था, कई सारे मैसेज आ रहे थे कि वी हैव नॉट रिज्यूम्ड थियोरेटिकल पार्ट्स, एम्बर नंबर भी पेंडिंग है, कई सारी चीजें चल रही हैं, जर्नल वीडियोस आते हैं, है ना। तो आपके लिए वापस से इन जो सेशन है इसको वापस हमने रिज्यूम किया है। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज वाला जो पार्ट है, थ्योरी किसी भी सब्जेक्ट का एक बेस होती है, एक आधार होती है। जब आप थ्योरीज पढ़ते हो, थॉट्स पढ़ते हो, स्कॉलर्स ने क्या कहा है उस डिसिप्लिन के बारे में, क्या आइडियाज डेवलप हुए हैं जिसपे से वो पूरी इमारत जो है वो खड़ी हुई है। कोई भी XYZ कोई भी डिसिप्लिन आप उठाते हो, उसमें आपको थिंकर्स और उनके आइडियाज का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है। सिमिलरली एंथ्रोपोलॉजी में भी हमें पता है, जो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो उन्हें तो बिल्कुल पता होगा कि कितना जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी को इन डेप्थ समझना। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे सीरीज रखे हुए हैं, एक प्लेलिस्ट भी हमने तैयार की हुई है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज आपकी कवर्ड है। उसको आप स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे जाकर के फाइंड कर सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में। अगर ना मिले तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और उत्कर्ष सिंह _हेयर करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे आप DM कर सकते हो अगर आपको ना मिल रहा हो, या फिर कोई सजेशन आपको देखना हो, आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो पसंद हो, आपको पता हो कि वो आपके काम आने वाला है, तो आप सजेशन भेज सकते हो, हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं इस पूरी की पूरी थियोरेटिकल जर्नी को। हमने इवोल्यूशनिज्म में से क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल को कवर किया था, जहां पे हमने ऐसे स्कॉलर्स को भी देखा जो आपके UPSC सिलेबस में ऑल्दो मेंशन नहीं है, पर उनको डील करने का दो फायदा हो जाता है। एक तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको दे देते हैं, है ना। जैसे अगर आपसे टाइलर के इवोल्यूशनरी अप्रोच के बारे में पूछा और आपके उनके स्टूडेंट के बारे में नहीं पढ़ा कि RR मेरिट ने किस तरीके से उनकी अप्रोच को क्रिटिसाइज या मॉडिफाई किया, तो आपकी इंफॉर्मेशन अधूरी होती है। आप जब पढ़ रहे हो कि सोसाइटी का ओरिजिन मेट्रिलिनी में है, यानी पहले मेट्रिलिनियल सिस्टम था, बाद में पेट्रिलिनियल सिस्टम आया, तो आप जब तक बेकोफेन और बेस्टियन के आइडियाज को नहीं पढ़ते हो, या फिर मेन और मैक्लेनन के आइडियाज को नहीं पढ़ते हो, तो ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस आपको अच्छे से नहीं समझ में आएंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज स्कॉलर्स एंड देयर वर्क्स। तो इवोल्यूशनरी स्कूल खत्म हुआ जहां पे हमने सबसे पहले टाइलर को डील किया, मेरिट को डील किया, साथ ही साथ बेस्टियन को, बेकोफेन को डील किया, मॉर्गन को हमने डील किया, मेन और मैक्लेनन को। सिलेबस में 3 है पर हमने एटलीस्ट 7 to 8 स्कॉलर्स को डील किया, ठीक है। और आपको एक सुपरफिशियल नॉलेज नहीं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देगा इस तरीके का कवरेज। साथ ही साथ जो हमारे UGC नेट JRF के एस्पिरेंट्स होते हैं, है ना, उनको जब पढ़ना होता है तो उनके भी काम आ जाती है इंफॉर्मेशन। कई सारे लोग जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं या PG लेवल पे पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए भी ये चीज हेल्पफुल हो जाती है। तो इट्स बेटर टू गिव मोर, है ना। ज्यादा देने में कोई नुकसान नहीं, कम में नुकसान होता है, तो हम यहाँ पे आपको ज्यादा देने के एक अप्रोच ही रखते हैं। फिर हमने डिफ्यूजन स्कूल को पढ़ा, उसके अंदर भी हमने जर्मन, अमेरिकन और ब्रिटिश, यानी कि पैन इजिप्शियन जो कि आपका ब्रिटिश अप्रोच था, उसको देखा। कल्चर क्रीज स्कूल यानी कि आपका जर्मन स्कूल को देखा हमने। एंड फाइनली वी मूव टू द अमेरिकन स्कूल, जहां पे कल्चरल एरिया का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, ठीक है। इन सबके बाद जो नेक्स्ट स्कूल आता है सीक्वेंस में, दैट इज द फंक्शनल स्कूल। और फंक्शनल स्कूल का जब आप राइज देखते हो, तो दैट इज बेसिकली एज अ क्रिटिक, it arose as a critique to all the earlier placed theories that were mainly diffusionism and evolutionism। तो हम देखेंगे कैसे इसने क्रिटिक किया और क्या नई नॉलेज यहाँ पे डेवलप की। बट बिफोर दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ये जो एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल है ना, जादुई ऑप्शनल है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप कमेंट में बताओ जरा, मैं देखता हूं, जब तक मैं क्वेश्चन को पूछ रहा हूं तब तक आप कमेंट में बताओ कि 2022 के नतीजों में एंथ्रोपोलॉजी ने कितनी रैंक यहाँ पे दी हुई है टॉप 10 के अंदर में, है ना। टोटल तो शायद आपके लिए मुश्किल हो बता पाना, अगर आपको ज्यादा पता हो तो आप ज्यादा भी बता सकते हो कि टॉप 50 या टॉप 100 में कितनी दी है, पर एटलीस्ट जो आपको पता होनी चाहिए वो है टॉप 10। वो कितनी दी है 2022 के नतीजों में, वो कमेंट में बताइए। लेट्स सी आपकी UPSC जर्नी में कितनी अवेयरनेस है सिलेक्शन को लेकर के। तब तक मैं आपको इतिहास बताता हूं कि 2017 का अगर आप डाटा उठा के देखते हो तो एंथ्रोपोलॉजी हैज सिक्योर्ड 4 रैंक्स 2017 में, ठीक है। अनुदीप दुर्शेट्टी ऑल इंडिया रैंक 1 भी एंथ्रो की ही थी 2017 में। 18 में फिर हमारी ऑल इंडिया रैंक 2 आ गई अक्षर जैन जी के रूप में। एंड हाईएस्ट एग्रीगेट जो था 362 का पहाड़ खड़ा कर दिया था, है ना, लक्ष्मी नागप्पन जी ने। बहुत बड़ा एक स्कोर है फॉर अ सब्जेक्ट विच इज मेनली ह्यूमैनिटी, साइंटिफिक इन नेचर है स्टडीज इसकी, और ब्रिज की तरह हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी को बिटवीन ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज। इसलिए कहावत भी कही जाती है कि इट इज मोस्ट साइंटिफिक
ऑफ द ह्यूमैनिटीज एंड इट्स मोस्ट ह्यूमन ऑफ द साइंसेस, या फिर ह्यूमनिस्टिक ऑफ द साइंसेस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बयां किया जाता है। 2020 में आप जाते हो तो ऑल इंडिया रैंक 1 अगेन एंथ्रोपोलॉजी की झोली में शुभम कुमार जी के रूप में आपको देखने को मिलती है। अब तक आपने, अगर आपको पता रहा होगा तो आपने जवाब दे दिया होगा 2022 का, एंड आई होप ऑनेस्टी से आपने दिया हो। मैं आपको आंसर बता देता हूं कि 2022 में आपको ऑल इंडिया रैंक 3578 एंथ्रोपोलॉजी की झोली में देखने को मिली। क्योंकि सिलेबस, हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, सिलेबस बहुत छोटा है, 4 महीने में खत्म हो जाता है, तो आपके पास टाइम ही टाइम है कि आप बाकी जगहों पे फोकस कर सको, बाकी चीजों पे मेहनत कर सको, आंसर राइटिंग कर सको और अपना टाइम डिवोट कर सको रिवीजन के ऊपर, है ना। अच्छी खासी ओवरलैपिंग भी कई सारे टॉपिक के साथ है और एक काफी इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे कवरेज होती है, जो चीजें आपको पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो ये मैजिकल बैच या फिर मैजिकल ऑप्शनल का बैच हमारा तीसरा स्टार्ट होने जा रहा है फॉर 2024 और ये आपका 26 जून से बैच स्टार्ट है। 26 जून से आपकी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाली हैं और ये बैच में एनरोलमेंट आपको जब मिलेगा तो 15,999 में मिलेगा। पर खास बात ये है कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड, आपका इवैल्यूएशन भी होगा, 8 डिटेल टॉप नॉच सेक्शनल टेस्ट और उसके साथ साथ 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आप क्या फ्री ऑफ कॉस्ट क्या इंक्लूडेड इन द बैच प्रोवाइडेड मिलते हैं। ये सब 15,999 में है, पर ओनली जब आप एक और मैजिकल स्टफ को यूज करते हो। दैट मैजिकल इंग्रेडिएंट, दैट मैजिकल स्टफ इज व्हाट, इट इज नन अदर देन द स्पेशल कोस्ट, एक स्पेशल कोड है दैट इज यूएस लाइव, यूनाइटेड स्टेट लाइव नहीं ना, हमारे नाम से बना उत्कर्ष सिंह लाइव, इसको हम अस लाइव बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पढ़ाता हूं मैं, पढ़ते हो आप, तो अस लाइव है, इसको यूज कीजिए ना सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी में बल्कि आप किसी भी सब्जेक्ट को जब बाय करने जा रहे हो, P2I बैच को आप बाय करते हो, उसमें एनरोलमेंट लेते हो, या फिर स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे मौजूद A to Z किसी भी कोर्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो इस कोड को लगाते ही प्राइजेस धड़ाम से गिर जाएंगे। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा सिर्फ एक कोड लगाने से आपको अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी यहाँ पे है बताने लायक कि कोई भी फ्री मटेरियल चाहिए, इस लेक्चर से रिलेटेड PDF चाहिए और पूरी थ्योरी से रिलेटेड PDF चाहिए, सारी PDF, PPT, स्टडी मटेरियल, क्विज, सब कुछ फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको हमारे एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड नाम के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाता है। अगर आपको कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, कोई आइडियाज चाहिए, कुछ चाहिए जो कि आप कुछ कहना है हमसे, तो आप उत्कर्ष सिंह _हेयर, ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इस पे आप मैसेज करके हमसे चीजों को पूछ सकते हो। नॉट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम सीधे बढ़ेंगे उससे पहले एक और चीज यहाँ पे आपको बता दें कि हमारे मेन टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। पहला तो आपने देखा जहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, और सिर्फ टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मेन टेस्ट सीरीज स्पेशली आपके लिए है, और वहां पे भी US लाइव कोड आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, 4,999 में मिल जाएगा और आप उसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं ना। कमिंग टू फंक्शनलिज्म, हमने कहा कि फंक्शनलिज्म का जो पूरा स्कूल है दैट इज बेसिकली एमर्ज फ्रॉम द क्रिटिसिज्म एज अ क्रिटिक of 2 earlier prominent theories, one of which was diffusionism 19th century और उससे भी पहले evolutionism। तो 19th century की जो थ्योरीज थी, ठीक है, यहां पे देखते हैं 19th century में जो कुछ थ्योरीज आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशनिज्म, जिसमें आपके टाइलर साहब थे, फ्रेजर साहब थे और मॉर्गन साहब थे, और दूसरी डिफ्यूजनिज्म 19वीं शताब्दी में। दोनों थ्योरीज आपको पता है ना। यहां पे आप देखते हो तो नाम बड़े बड़े किसके आपको जुड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। एक टाइलर भाई साहब है, अगर सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस की बात करें, हमने तो कईयों के जोड़े हैं, पर टाइलर भाई साहब हैं, मॉर्गन अंकल जी हैं और फ्रेजर चचा भी आपके इंक्लूडेड है यहां पे, है कि नहीं। ये 3 आपके सिलेबस में है। अगर आप देखते हो इस 6A को उठा करके, यूनिट 6 में जो पहला इवोल्यूशनिज्म का स्कूल है, वहां पे ये 3 लोग देखने को मिल जाते हैं। अब टाइलर की सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, कमेंट में बताइए अगर आपको याद है ना। ईयर में आपको पहले हर चीजों को बता देता हूं। इनकी सबसे प्रोमिनेंट बुक जो आपको देखने को मिलती है, पहली बुक नहीं, सबसे मेजर प्रोमिनेंट बुक का यहां पे जिक्र कर रहा हूं, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कल्चरल इवोल्यूशनिज्म। कल्चरल इवोल्यूशन से रिलेटेड जो इनकी सबसे मेजर किताब है, फेमस किताब है, वो आपको 1871 में आते हुए देखने को मिलती है। इसको याद कैसे करना है, कई सारे डाटाज होते हैं ना, इसको हम चुटकियों में कैसे आपको मेमोराइज करना है, रिटेन करना है और एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है, ये सारी तकनीकें, स्टोरीज, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स या कुछ कोरिलेशंस के थ्रू
हम बैचेस में वहां पे आपको बता रहे होते हैं। साथ ही साथ रेगुलरली आउट ऑफ नोवेयर रैंडम कहीं पे भी कोई दूसरा टॉपिक चल रहा हो, यानी ये हमने पढ़ाया इसके 2 महीने बाद कोई टॉपिक चल रहा हो, तुरंत आपसे कमेंट में पूछता हूं और आपको बताना पड़ता है, उससे आपका रिवीजन होता रहता है ना। हर एक दूसरे हफ्ते कोई ना कोई चीज हम वहां पे अचानक से पूछते हैं, इसलिए हमारे बैचेस में एनरोल्ड जो बच्चे हैं उनको कभी भी ऑथर्स, डेट्स और बुक्स की दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। एंड दैट्स अ वेरी गुड पार्ट अबाउट द क्लास, दैट आई लव द मोस्ट, है ना, कि सबको जब याद होता है, जब मैं आंसर्स देखता हूँ स्क्रीन पे, दैट्स द बेस्ट पार्ट, नथिंग बेटर देन दैट। तो टाइलर ने 1871 में किताब निकाली थी। अब तक आप कमेंट में अगर आपको पता है तो बता दीजिए कि क्या किताब का नाम था, ठीक है। मॉर्गन की बात करते हैं तो इनकी पहली किताब जो थी वो 1851 में प्रायर सबसे प्राइमरी किताब जो इनकी आती है वो देखने को मिली। पर सबसे फेमस जो इवोल्यूशनिज्म के नजरिए से है, दैट विल कम अराउंड 1877 में आती है। और डिफ्यूजनिज्म, सॉरी, फ्रेजर की अगर आप बात करते हो तो इनकी किताब आपको सबसे मेजर किताब इवोल्यूशनरी स्कीम जो इन्होंने रखी अपनी, वो 1890 में आते हुए देखने को मिलती है। ऑल्दो वो 3 डिफरेंट एडिशंस में आई, है ना, और मल्टीपल वॉल्यूम्स में आई, 12 वॉल्यूम्स, और उसके अंदर भी कुछ सब पेपर्स आपको देखने को मिल रहे हैं 5, तो अराउंड 17 टेक्स्ट का इलेबोरेट स्ट्रक्चर था, और वहां पे 3 एडिशंस इंक्लूडेड थे। ये आपको आते रही लगभग अगले कुछ 25 सालों तक, 1915 तक इनकी ये पूरी सीरीज पब्लिश होती रही। इतनी सारी बातें उन्होंने, डिटेल्ड वर्क उन्होंने किया था, ठीक है। तो अब तीनों का यहाँ पे क्या नाम है, अगर आपको पता है तो बताइए। टाइलर का आपको अगर पता होगा तो आपने बता दिया होगा, हम आपको बता देते हैं कि टाइलर की किताब का नाम था प्रिमिटिव कल्चर, है ना, रिवीजन पार्ट की तरह प्रिमिटिव कल्चर उनकी किताब का नाम था। पहली साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ कल्चर भी उन्होंने दी थी, कल्चर को एज अ कॉम्प्लेक्स होल बताया हुआ था ना, जहाँ पे नॉलेज है, बिलीव है, एक्शंस है, वहां पे आपको मोरल्स देखने को मिल रहे हैं, है ना, वहां पे आपको लैंग्वेज देखने को मिल रही है, वहां पे आपको कई सारे ऐसे एट्रीब्यूट देखने को मिल रहे हैं जिसको ह्यूमन लर्न करता है एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। शेयर्ड एक लर्न कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी वो एक फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मॉर्गन की किताबें, पहली किताब उनकी आपको देखने को मिली कब आती है, 1851 में, जो हमने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। लीग ऑफ इरोक्वाय, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट दैट सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशनिज्म। सेकंड किताब उनकी आपको आते हुए देखने को मिलती है सेम ईयर जहां पे टाइलर की आ रही है, जो मेजर किताब टाइलर की आ रही है, उस किताब का नाम था द कंसंग्यूनिटी एंड एफिनिटी इन ह्यूमन फैमिली, कंसंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली, ठीक है। पर जो मेजर किताब है इवोल्यूशनिज्म के नजरिए से, जहां पूरा उन्होंने इलेबोरेट स्ट्रक्चर बता दिया, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर, सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन को मल्टीपल स्टेजेस में बांट दिया। सिविलाइजेशन को तो नहीं बांटा, पर सेवेजरी और बार्बरिज्म को अपर मिडल लोअर में बांट दिया उन्होंने। 1877 में किताब आती है एंशिएंट सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैचेस में हमने एक पूरा चार्ट बना के बच्चों को समझाया हुआ है कि क्या क्या उन्होंने वहां पे कहा हुआ था। फ्रेजर की जो किताब की हम बात करें, जो इतने लंबे टेन्योर में आई, वो थी गोल्डन बो, ठीक है, गोल्डन बो उनकी, जिस मेलेनोस्की भी जिसके दीवाने थे, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे फंक्शनल स्कूल में। डिफ्यूजन में आपने 3 अलग स्कूल पढ़े, जहां पे आपको रिवर्स के बारे में आप पढ़ रहे हो, WHR रिवर्स, है ना, बहुत फेमस है इनका वर्क, क्योंकि ये 2 लोगों के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है। टोडाज ऑफ द नीलगिरी हिल्स, साउथ इंडिया की एक ट्राइब है, उस पर एथनोग्राफिक वर्क किया, और टॉरेस स्ट्रेट ऑफ 1898 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो बहुत बड़ा एक्सपेडिशन है। न्यू गिनी का जो रीजन है आपको उधर ये देखने को मिल जाता है, ऑलराइट। एंड रिवर्स को छोड़ के यहाँ पे आप अमेरिकन स्कूल में जाते हो और जर्मन स्कूल में जाते हो तो आपको विस्लर देखने को मिल रहे हैं, आपको क्रोबर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट लोग यहां पे जुड़े हुए थे डिफ्यूजनिज्म के साथ। अब इन्हीं दोनों को, जो कि ये खास बात क्या रही है कि ये जो पूरा 19th सेंचुरी का स्कूल था, डेट्स आप देख रहे हो 1871 से लेकर के यहां पे लगी हुई है। रिवर्स की भी अगर आप बात करते हो तो इनका टाइम पीरियड आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो टॉरेस स्ट्रेट पे गए ये 1898 का था। तो ये सारे काम जब हो रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड मोस्टली आपको 19th सेंचुरी देखने को मिल रहा है, या फिर डिफ्यूजनिज्म के कुछ केसेस में, क्योंकि रिवर्स का आप अगर देखते हो वर्क, इन्होंने अपनी जो डिफ्यूजन का आइडिया था पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, पहले 10-12 सालों तक, 1898 से लेकर 1910 तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं डिफ्यूजनिस्ट हूं। 1910 के बाद आपको अचानक से 1911-12 में इन्होंने कई सारे कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे डिक्लेयर कर दिया और कई सारे एग्जांपल्स भी दिए जिसके थ्रू इन्होंने कहा हाँ मैं डिफ्यूजनिस्ट हूं, हाँ मैं हूं तो हूं, ठीक है। ये चीज उन्होंने वहां पे एडमिट की। तो ये काफी लेटर पीरियड में आपको ये चीज देखने को मिल रही है, और इसीलिए अर्ली 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में ये दोनों स्कूल थे। पर इन दोनों को हट करके अब आपको देखना है, फोकस करना है जो फंक्शनल स्कूल है, जो कि पनप रहा है 20th सेंचुरी में। टाइम पीरियड बहुत जरूरी होता है, खासकर पहली 4 थ्योरीज में आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आंसर में लिखना होता है कि दिस पर्टिकुलर स्कूल, पहले बताना होता है कि वो किस चीज पे फोकस कर रहा था, लाइक फंक्शनलिज्म का आइडिया क्या है, उससे जुड़े
स्कॉलर या वर्क जो मेन प्रोपोनेंट है उस थ्योरी का, लाइक फंक्शनलिज्म में मेलिनोस्की साहब की आप बात करते हो, तो आप वहां पे बताओगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप उस पीरियड को, टाइम पीरियड को भी मेंशन कर रहे हो। तो ये 4 थ्योरीज में आपको जरूर करना है। बाद की थ्योरीज क्योंकि फिर जाहिर सी बात है 20 के बाद 21, 22, 23, 24 शताब्दियां अभी नहीं आई है ना, 21st सेंचुरी तक ही है। तो बाद की जो थ्योरीज है उस पर इतना बड़ा कोई आपको टाइम पीरियड मेंशन करना ऐसा नहीं है। पर यहां तक आपको फंक्शनलिज्म तक हर एक थ्योरी में बताना है कि 19th सेंचुरी की कौन है, मिड 19th की कौन है, अर्लियर 20th की कौन है, और अगर इन जनरल पूरे 20th सेंचुरी में अगर किसी वर्क हुआ है तो उन सबको आप मेंशन करते हो, तो दैट्स वेरी गुड। अगर ओरिजिन देखते हैं, किसी चीज की शुरुआत हुई है तो कहीं से तो हुई होगी। तो इस पर्टिकुलर स्कूल की आप शुरुआत देखते हो, फंक्शनल स्कूल की, फंक्शन के ऊपर बात करने वालों की, तो सोशियोलॉजिस्ट जो दो प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप पॉजिटिविज्म के बारे में आपने कभी सुना हो, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के बारे में सुना हो, तो ऑगस्ट कॉम्टे का नाम भी जरूर सुना होगा, है ना। और इमाइल दरखाइम का कोई भी हो, है ना, एंथ्रोपोलॉजी में ही वाज नॉट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट थे, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशियोलॉजिस्ट टू हैव एवर लिव्ड, है ना। उनकी ख्याति उनको प्रोसीड कर रही होती है, उनकी जो पर्सनैलिटी, उनका जो वर्क है, बॉडी ऑफ वर्क है, सुसाइड से लेकर के जो भी सोशल फैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी बातें उन्होंने वहां पे की हुई है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना। कोई सोशियोलॉजी पढ़ाओ ना पढ़ाओ, उसको ये नाम पक्का पता होता है। तो इमाइल दरखाइम के आइडियाज, उनके जो विचार हैं, उसमें भी आपको फंक्शन का जिक्र देखने को मिल रहा होता है। और यहां पे कॉमनैलिटी आपको देखने को मिल रही है कि इन दोनों लोग ने एक ऑर्गेनिज्म की एनोलॉजी के थ्रू फंक्शन को बताया हुआ है। ऑर्गेनिज्म की एनोलॉजी का क्या मतलब हुआ, है ना। यहां पे आप देख रहे हो ये लोग क्या फोकस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उस पर आप बता सकते हो कि ड्राइंग आपको कैसी लगी, है ना। पर बहुत ज्यादा आपको हंसने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है, नहीं आती तो नहीं आती, सबको सब कुछ सुनना है यार। तो यहां पे इंसान के हाथ हो गए, ये पैर हो गए, ऑफ कोर्स, ठीक है, ये बॉडी है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। अब इसके हाथ में, इसके पैर के, सबके कुछ अलग अलग रोल है। हाथ और पैर इसको डेक्सटेरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोकोमोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ आप देख रहे हो इसकी आईज है, तो उसका एक अलग कार्य है, वो किसी एक फंक्शन को प्ले कर रही होती है ना। और ये सारे ऑर्गन्स, ये सारे जो इसके बॉडी के पार्ट्स हैं, है ना, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं या फिर बॉडी पार्ट्स जो हैं, ये आपस में जुड़े हैं इस पूरे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में, तभी कोई प्रॉपर फंक्शन हो पा रहा है ना। अगर आप इसके आंखों को अलग से निकाल के, शक्ति कपूर कहते हैं ना, आंखें निकाल के पता नहीं क्या कंचे खेलूंगा या गोटियां खेलूंगा, कुछ बताते हैं वो वहां पे, तो अगर आप इसकी आंखें यहां पे निकाल के आइसोलेट करके रख दो, तो क्या वो कुछ विजुअल अपरेटस की तरह काम करेंगे? परसेप्शन वहां पे होगा? नहीं होगा। एक ढांचे के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर वो फिट था, ऑर्गेनिज्म लिविंग था, वो टोटलिटी में था, तब वो चीज वहां पे फंक्शन करी थी। आप इसके हाथ काट के शोले में आप देखते हो, है ना, ये गब्बर किसको कहता है वो, आई थिंक गब्बर को नहीं, ठाकुर को कहता है, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। तो आप इनके हाथ चॉप करके यहां से अलग कर देते हो, तो क्या वो हाथ कुछ फंक्शन करेगा, है ना। मैनुअल डेक्सटेरिटी वगैरह सारी चीजें आएंगी? नहीं आएंगी, आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा होता है। तो जब तक ये कनेक्टेड है, आपस में इंटर रिलेटेड है, तभी तक एक ये फंक्शन को वहां पे प्ले कर रहे होते हैं। तो इसी ऑर्गेनिज्म की एनोलॉजी के साथ एक प्राणी की, एक जीव की एनोलॉजी, एनोलॉजी का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द टू के हिसाब से उन्होंने फंक्शन को समझाने की कोशिश की। तो यहां पे आप देख रहे हो कि क्या बात बोल रहे हैं। कॉम्टे कह रहे हैं, जो कि पॉजिटिविज्म अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं, साइंटिफिक अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं, ही मेक द यूज ऑफ एनोलॉजी ऑफ सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म। दुर्खाइम भी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इमाइल दरखाइम, सॉरी दुर्खाइम हमने बोल दिया, है ना, दुख पीड़ा। तो दरखाइम यहाँ पे, वहां पे क्या बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज द कंट्रीब्यूशन दैट द पार्ट मेक्स टू द होल। यानी कि पार्ट्स क्या है, अगर आप इस ऑर्गेनिज्म में देखो, ये लोग ऑर्गेनिज्म की एनोलॉजी दे रहे हैं ना, तो ये सारे पार्ट्स हैं उसके, जैसे बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, उसी तरीके से सारे पार्ट्स होते हैं। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज दैट रोल दैट द पार्ट इज कंट्रीब्यूटिंग। फंक्शन को एक कंट्रीब्यूशन की तरह बता रहे हैं, फंक्शन इज द कंट्रीब्यूशन दैट द पार्ट इज प्रोवाइडिंग फॉर द होल। यानी पूरे ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखते हो, तो जो चीजें, जो कंट्रीब्यूशन ये हाथ पैर उस ऑर्गेनिज्म के लिए मेक कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसको ये कहते हैं कि ये फंक्शन है भैया।
लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनोलॉजी आप यहाँ पे शाब्दिक अक्षरों में देख सकते हो, जो मैंने समझाई है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ही इज एबल टू लिव, ही इज एबल टू सर्वाइव, ही इज एबल टू रिप्रोड्यूस, है ना। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन कर रहा होता है, वहां पे देख रहे हो आप, रिप्रोड्यूस एंड फंक्शन थ्रू ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ पार्ट्स एंड ऑर्गन्स विद इन इट्स बॉडी। लाइक दिस, जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गन जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड है, तब वो जिंदा है, सर्वाइव कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, बाकी सारी चीजें भी कर पा रहा है ना। उसी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि सोसाइटी इज एबल टू थ्राइव। सोसाइटी क्यों चल पा रही है? व्हाई डोंट इट फॉल अपार्ट? वो चल क्यों रही है? वो चल इसीलिए पा रही है क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि जो अलग अलग सोसाइटी के पार्ट है, जैसे ऑर्गेनिज्म के पार्ट होते हैं उसी तरीके से सोसाइटी के भी पार्ट है। जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, वो सब इसके पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तब जाके सोसाइटी थ्राइव कर रही है, सर्वाइव कर रही है ना, ग्रो कर रही है ना। उसका सर्वाइवल क्यों है? क्योंकि ये सारे जो उसके जैसे बॉडी के ऑर्गन्स है, उसी तरीके से सोसाइटी के जो ऑर्गन्स हैं, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल दीज आर कंट्रीब्यूटिंग देयर पार्ट एंड दे आर इंश्योरिंग द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए उन्होंने सोसाइटी को एज अ सोशल ऑर्गेनिज्म की तरह कह के बताया हुआ है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजन, किनशिप, इकोनॉमी, जो अभी हमने बताए, वो सब अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। जैसे बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स को आपने जोड़ा टिश्यूज को जोड़ा ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो उसी तरीके से सोसाइटी के पार्ट जो है वो भी अपना रोल वहां पे अदा कर रहे हैं, वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बेसिक प्रेमाइसेस की हम हमेशा बात करते हैं कि आंसर में आपको बताना होता है बेसिक आइडिया, अजम्पशंस क्या है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट की क्या यहां पे बात हो रही है ना। तो यहां पे बताया गया कि सोसाइटी या कल्चर जो है एक सिस्टम की तरह है, और एक सिस्टम कोई होता है तो सिस्टम में, कंप्यूटर एक सिस्टम की तरह आप देखते हो, ठीक है। तो एक सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट जुड़े होते हैं, है ना, बहुत सारे पार्ट्स जुड़े होते हैं उस सिस्टम में, जो आपस में इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपने प्रिंट कमांड दिया, Ctrl+P को दबाया या फिर माउस के थ्रू आपने मैनुअली वहां पे प्रिंट की एक कमांड दी, जब तक एक प्रिंटर कनेक्टेड नहीं होगा तब तक कहां से प्रिंट निकलेगा? और प्रिंटर भी कनेक्टेड है, जब तक आप एक A4 शीट नहीं डालोगे तो कहां से निकलेगा? A4 शीट भी है, अब तक आप एक इंक नहीं वहां पे यूज कर रहे होगे। अगर ऑफकोर्स आपका इंकजेट प्रिंटर है, आप कह सकते हो सर मेरा तो लेजर जेट है, ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर है तो आप वहां पे एक इंक को भी यूज करोगे, तब तो जाके वहां से कोई प्रिंट निकलेगा, ठीक है। तो सारी चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड होती हैं, जैसे एक सिस्टम में होती है। उसी तरह सोसाइटी में भी सारी चीजें जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आप देख रहे हो इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल बने तो जाके एक, कैसे बनेंगे दो इंडिविजुअल, आपस में कैसे जुड़ेंगे, उनका यूनियन कैसे होगा? देयर यूनियन विल हैपन थ्रू द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज, एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसको आप मैरिज कहते हो। मैरिज को कैसे डिफाइन करते हो आप? नोट्स एंड क्वेरीज याद कीजिए, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोडेड है। यूनियन बिटवीन टू कपल्स, या फिर कहते हो टू इंडिविजुअल्स, अ मेल एंड अ फीमेल, सच दैट द चिल्ड्रन बॉर्न टू देम आर कंसीडर लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग ऑफ द टू, है ना। तो दो लोग यहां पे जुड़े तो एक इंस्टीट्यूशन बनता है मैरिज, और मैरिज जब होती है तभी तो आपकी फैमिली बढ़ती है, फैमिली आगे चलती है। आप कहोगे फैमिली तो मेरी तब भी थी जब मैरिज नहीं थी, वो फैमिली किसी और की क्रिएट की हुई थी। फैमिली भी दो तरीके से, आप किनशिप को पढ़ते हो, फैमिली सिस्टम को पढ़ते हो, तो फैमिली दो तरीके की होती है। एक फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, जिसमें हम पैदा होते हैं, जिसके हम पार्ट बन के आते हैं दुनिया में, और दूसरी होती है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, जो आप क्रिएट कर रहे हो, आप बना रहे हो, जहां पे आप किसी को रिप्रोड्यूस कर रहे हो, बर्थ दे रहे हो, ठीक है। तो फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी? आप जिसमें हुए तो वो तो बन चुकी है, वो आगे कैसे बढ़ेगी, एक्सपेंशन कैसे होगा, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कैसे बनेगी आपकी, जब आप शादी कर रहे हो, है ना। तो ये दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, और आपस में देखो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड है। अगर मैरिज नहीं हुई होती तो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कैसे बन रही होती? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बनी तो आपकी किनशिप टाइज भी बढ़े, किनशिप यानी नातेदारी जो है वो भी आपकी बढ़ी। पहले आपके किन्स जो थे वो सिर्फ कंसंग्यूनियल थे, यानी कि जो आपसे ब्लड रिलेटेड थे, बाय बर्थ रिलेटेड थे। बाय मैरिज रिलेटेड आपके किन्स या फिर रिश्तेदार तभी बनेंगे, यानी कि आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर, ये सब तभी बनेंगे जब आपने मैरिज की, और वो क्या बनेंगे? आपके अफाइनल किन्स। तो यहां पे किनशिप भी आप यहां पे आके जुड़ जाती है, ठीक है। रिलीजन होता है,
हर एक सोसाइटी में किसी न किसी फॉर्म में है, उसको एक तरीके से करने के लिए इंडिविजुअल चाहिए। और रिलीजन एक सेक्रेड एक्टिविटी है, एक आपस में यूनियन में आप देखते हो कोई त्योहार भी होता है, फेस्टिवल होता है, लोग कलेक्ट होते हैं, स्ट्रेंजर्स तक करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई आप एक्टिविटी देखते हो, खासकर आप कोई अनुष्ठान होती है, कोई क्रिया होता है, कोई विधान होता है, कोई सेक्रीफाइस होती है, कोई हिम्स को आप कर रहे होते हो, इन सब में कई सारे लोग आते हैं, फैमिली के मेंबर्स आते हैं, तो ये चीज जुड़ी होती है। तो रिलीजन भी इससे कनेक्टेड है। तो सारे जो पार्ट्स है सोसाइटी के वो आपस में कनेक्टेड है, ये सिस्टम थ्योरी के थ्रू आप यहाँ पे देख रहे हो। तो बेसिक प्रेमाइसेस यही है कि सोसाइटी और कल्चर इज अ सिस्टम लाइक एनी अदर सिस्टम। जैसे कोई भी सिस्टम होता है उसी तरीके से है, और इसके कई सारे पार्ट्स हैं जिस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं बाकी पार्ट्स में। और हर एक पार्ट का अपना एक रोल है ना। जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, इन सब का अपना एक रोल होता है, सब एक पर्टिकुलर फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। वैसे ही सोसाइटी का हर एक जो पार्ट है, उस अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस हैं, उन वो सब भी आपस में एक पार्ट को प्ले कर रहे हैं, जो भी हमने डिस्कस किया, फैमिली क्या कर रही है, मैरिज क्या कर रही है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हर पार्ट ऐसे नहीं है कि वेल्ले बैठा हुआ है, सबका रोल है, वहां पे फ्री में कुछ नहीं मिलना है, सब अपना अपना रोल परफॉर्म करोगे। ये फंक्शन का आइडिया आपको मेजर देखने को मिलता है। और यहां पे अगर एक पार्ट में चेंज होगा तो दैट विल ब्रिंग चेंजेस इन अदर पार्ट्स। कैसे जस्टिफाई करोगे, सिर्फ रट लोगे क्या? समझिए, अगर आपकी मैरिज हुई थी, अब मैरिज डिसॉल्व हो रही है ना। मैरिज वॉज एन इंस्टीट्यूशन, इट वॉज अ पार्ट, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिज्म का पार्ट है वैसे सोसाइटी का पार्ट है। अब मैरिज में चेंज हुआ तो खासकर वहां पे आपको देखने को मिलेगा जो आपके अफाइनल किन्स थे, है ना, आपके इनलॉज थे, उनसे भी रास्ता कट जाएगा, है ना। तो आपके किनशिप पे असर पड़ा, अफाइनल किन्स आपके वहां से गायब हो गए। जाहिर सी बात है, दूसरी जगह शादी करते हो या नहीं करते हो, नए अफाइनल किन्स बनते हैं या फिर नहीं बनते, दैट इज योर इंडिविजुअल डिसीजन। बट पुराने सिस्टम के अंदर में तो पार्ट में चेंज आया, है ना। फैमिली भी आपको देखने को मिलता है, जो आपका पार्टनर था वो वहां से चला गया, निकल गया। बच्चे हैं तो ठीक, नहीं तो हो सकता है कि केस करके बच्चों को भी वहां से बच्चे भी शिफ्ट हो गए, है ना। तो फैमिली के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया। तो किसी भी एक पार्ट में अगर यहां पे चेंज होता है तो दूसरा पार्ट भी वहां पे चेंज होगा। इस तरीके से आप यहां पे इसके मेजर आइडियाज को कर सकते हो। समेशन ऑफ पार्ट्स की तरह यहां पे बताया गया है। और एक और खास चीज है यहां पे, क्या बता रहे हैं यहां पे लोग कि जहां पे जो होल होता है, सोसाइटी को एज अ होल देख रहे हैं, दैट होल इज ग्रेटर देन द मेयर समेशन ऑफ द पार्ट्स। यानी बॉडी हमने कहां बनाई थी, अगर आप सिर्फ सर को, धड़ को, हाथों को और पैरों को, है ना, आप प्लस कर देते हो, मतलब इनका समेशन जो है इसके मेयर समेशन से काफी ज्यादा होता है एक होल। यानी कि ये सारे पार्ट्स का समेशन है, पार्ट आइसोलेशन में अपने वर्क को नहीं कर रहे हैं। ये पार्ट तभी काम करेंगे जब ये एक सेंट्रल होल में आकर के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट, इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इन सारे पार्ट से ज्यादा है। यानी कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन, अलग अलग एसोसिएशन आप सोसाइटी में देख रहे हो, उनसे ज्यादा आपको सोसाइटी और कल्चर, उससे बड़ा कंपोनेंट वहां पे देखने को मिल रहा होता है ना। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो फंक्शनलिज्म की एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, एक चीज जो हमने शायद यहाँ पे मिस आउट कर दिया आई थिंक इस वाले स्लाइड में, कि यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, नहीं बेसिक प्रेमाइसेस से पहले था, हाँ, यहां पे एक पार्ट हमने मिस कर दिया कि जो इवोल्यूशनिज्म की अभी हम यहां पे बात कर रहे थे, इवोल्यूशनिज्म के क्रिटिसिज्म से आया, डिफ्यूजनिज्म के क्रिटिसिज्म से आया। तो क्रिटिसिज्म था क्या, इवोल्यूशनिज्म और डिफ्यूजनिज्म जो था, इवोल्यूशनिज्म बता रहा था व्हाट हैज अराइव्ड और व्हाट हैज इवॉल्व्ड, ये इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा था, अभी बताएंगे कैसे। और डिफ्यूजनिज्म वेयर के ऊपर फोकस कर रहा था, फ्रॉम वेयर दीज थिंग्स हैव कम। फॉर एग्जाम्पल, इवोल्यूशनिज्म में लोगों ने बताया कि सोसाइटी या कल्चर 3 अलग अलग स्टेजेस से गुजरा है, दैट इज सेवेजरी, बार्बरिज्म, स्पेस कम है छोटा लिख रहे हैं, एंड सिविलाइजेशन, है ना। तो व्हाट वर द वेरियस स्टेजेस ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर, सेवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन। मैरिज की वेरियस स्टेजेस आपको क्या देखने को मिल रही है, पहले प्रोमिस्क्यूटी है, ठीक है, मैरिज और फैमिली की अगर आप बात करते हो, मैरिज फैमिली को जोड़ के देखते हो तो प्रोमिस्क्यूटी है, यानी कि वहां पे होल्ड एक है, कोई भी किसी के साथ मीटिंग कर सकता है, कोई रेगुलेशन नहीं है। देन सिंडस्मियन, पुनालुअन, अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको आते देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको प्लूरल मैरिजेस, ग्रुप मैरिजेस, ये सारी आपको आते हुए देखने को मिल रही है ना। और फाइनली आप मोनोगेमस पैटर्न पे आते हो, तो वो भी स्टेजेस की बात कर रहा है। किनशिप टर्मिनोलॉजीज की बात करते हो तो व्हाट वर द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजीज,
सबसे पहले वो बोलेंगे कि देयर वाज अ क्लासिफिकेटरी स्टेज एंड देन देयर वाज अ डिस्क्रिप्टिव स्टेज, दो स्टेजेस की बात की. व्हाट वाज द स्टेज, व्हाट वर द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन? तो एनिमिज्म है, एनिमेटिज्म है, फेटिसिज्म है, नेचुरलिज्म है, ठीक है, और आप देख रहे हो टोटमिज्म आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको फिर पॉलीथिज्म और लास्ट में मोनोथिज्म देखने को मिल रहा है. सिमिलरली अगर आप बात करते हो फ्रेजर की लाइन में, तो वो कहते हैं सिर्फ तीन जगहों से गुजारते हैं, और तीन चीज क्या है? पहले उन्होंने कही मैजिक था, फिर उसको रिप्लेस करके रिलीजन आया, और रिलीजन को रिप्लेस करके साइंस आ गया, है ना. तो ये व्हाट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, है ना, और ये कह रहे हैं कि ये जो चीजें डेवलप हुई, दीज व्हाट्स वर कॉमन टू ऑल द सोसाइटीज. यानी ये स्टेजेस, सेवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन, ये अगर इंडिया में है तो जापान में भी है, भूटान में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी, हर जगह सेम चीज है. और वो क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ दी साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. जिहानी तौर पर सेम कंडीशन में आप सेम चीजों को करते हो. यहां पे अगर आपको मैं थप्पड़ मारता हूं या फिर एक्ट आउट करता हूं कि मैं आपको थप्पड़ मारने जा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है आप डॉच करोगे, बचने की कोशिश करोगे. या कोई बुलेट फायर करता है तो आप भागने की कोशिश करोगे. तो दैट डज नॉट डिपेंड कि आप किस सोसाइटी या किस कल्चर का पार्ट हो. कहीं भी इस तरीके का एक्शन होता है, आपके ऊपर कोई पत्थर या कोई डेंजरस चीज फेंकेगा तो आप भागोगे. तो सेम एक्शंस के लिए एक सेम रिएक्शन आ रहा होता है, ठीक है, चाहे आप कहीं के भी मेंबर हो. और लोग बिना एक दूसरे को जाने इन सेम चीजों को जानते हैं. तो वो भी यही कह रहे हैं कि इंसान आपस में डिस्कनेक्टेड था, फिर भी ये चीजें कॉमन देखने को मिल रही होती है. तो इनका फोकस व्हाट पे था. डिफ्यूजनिस्ट आए तो वो वेयर बताने लगे कि ये ट्रेड्स में कॉमनैलिटी है तो कहां से आ रही है, व्हाट वाज द सोर्स, फ्रॉम वेयर दिस सिमिलैरिटी कम्स फ्रॉम. तो वेयर का आंसर उन्होंने दिया, दिस सिमिलैरिटीज आर कमिंग फ्रॉम डिफ्यूजन एंड माइग्रेशन. क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इट वॉज ईजियर टू इमिटेट, किसी की नकल उतारना, कॉपी करना, किसी का आइडिया को चुरा लेना आसान होता है नई चीजों को इन्वेंट करने से. इट इज रैदर इजियर टू इमिटेट, कॉपी एंड बोरो सर्टेन फीचर्स rather than inventing them all over again, है ना. तो ये चीज आपकी डिफ्यूजनिस्ट कह रहे हैं. तो ये लोग व्हाट, वेयर, इन सारी चीजों की तो बात कर रहे थे, पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं बता रहे थे कि वाई. कोई कल्चर, कोई प्रैक्टिस कहीं से आ रही है तो क्यों आ रही है? मैरिज के अलग अलग फॉर्म आए, मैरिज हो रही है तो क्यों हो रही है? उसका फंक्शन क्या है, ये लोग नहीं बता रहे थे. इसीलिए इस चीज को बताने के लिए आ गया फंक्शनल स्कूल, है ना. फंक्शनल स्कूल आ गया, आपको देखने को मिल रहा है. तो ये पॉइंट हमने मिस कर दिया था, इसको आप याद में रखोगे. अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में फंक्शनलिज्म को देखते हो, है ना, तो यहां पे द आइडिया क्या है कि कल्चर जो एक एंटिटी के तौर पे अगर आप बात करो, तो कल्चर का बेसिक एक फंक्शन क्या है कि द बेसिक आइडिया इज दैट कल्चर इज देयर टू मीट द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल. कल्चर जो है और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एसोसिएशंस जो हैं, वो क्यों हैं, उनका एग्जिस्टेंस क्यों है, व्हाई, है ना, फोकस किया व्हाई. तो दे आर एग्जिस्टिंग व्हाई, बिकॉज टू फुलफिल द वेरियस नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल. लोगों की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चर है ना. तो कोई भी मैरिज हो, फैमिली हो, ये कोई ना कोई जरूरत को पूरा कर रही है. आगे देखेंगे कि वो जरूरतें कौन सी है. फंक्शनलिस्ट ने अलग अलग इंस्टीट्यूशन को देखिए किस तरीके से देखा. फैमिली है, फैमिली की क्या जरूरत है, व्हाई डज फैमिली एग्जिस्ट? उन्होंने बताया सोशलाइजेशन. हम बात करते हैं कि बच्चा पैदा होता है, व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, ही इज बोर्न विद अ ब्लैंक टेम्पलेट, है ना, यानी कि कोरे कागज की तरह, खाली ब्लैंक पेपर की तरह वो वहां पे होता है. कुछ उसको नहीं पता, न उसके पास लैंग्वेज है, न उसको रिलीजन का पता है, न उसको कोई चीज नहीं उसको पता है, खाली दिमाग है उसका, है ना. तो सोसाइटी उसको सोशलाइज कर रही है, उसका एनकल्चरेशन हो रहा है, वो चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, आपको बात करते देख रहा है, लैंग्वेज सुन रहा है, अलग अलग कल्चरल एस्पेक्ट को धीमे धीमे ग्रो करेगा, तो देखेगा, सीखेगा, और वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगी. सो वहां पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि फैमिली से वो सारी चीजें, फैमिली को कहा जाता है ना कि सबसे पहले, अक्सर टीचर्स को आप देखते हो स्कूल में यूज करते हैं कि ये सब तुमने फैमिली से सीखा होगा, है ना. तो फैमिली को एज फर्स्ट यूनिट ऑफ लर्निंग कहा जाता है. तो फैमिली ही में इंसान, बच्चा सोशलाइज होता है, इनकल्चरेशन उसका वहीं पे हो रहा होता है. तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन है, तो इसका वाई क्या है ना, ये लोग वाई की बात कर रहे हैं ना, तो वाई सोशलाइजेशन हो सके चिल्ड्रन का. और भी कई सारे वाई को फैमिली फुलफिल करता है. एक ज्वाइंट फंड को रेस कर रहा होता है, जिससे किसी को अगर किसी एक मेंबर को प्रॉब्लम हो तो दूसरा मेंबर उस फंड की, पैसों की वहां पे हेल्प ले सके. कोऑपरेशन होता है, बॉन्डिंग होती है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, कई सारे फंक्शन वहां पे प्ले हो रहे हैं, है ना. एजुकेशन होता है, एजुकेशन को आप देख रहे हो या रिलीजन को देख रहे हो, तो ये सारे भी अलग अलग रोल्स को वहां पे फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है. इसीलिए इनका एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलता है. अब अगर एंथ्रोपोलॉजी में बात करते हो तो काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को
कि फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिज्म के साथ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, असल में शुरुआती दौर में आप देख रहे हो तो इतना डिफरेंसेस नहीं था, पर बाद के फेजेस में ग्रेजुअली रैडक्लिफ ब्राउन जो है ही सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड एन इमेज एज अ आर्क राइवल ऑफ ब्रॉनिस्लाव मेलिनोस्की। वो मेलिनोस्की के दुश्मन के तौर पे अपना एक पूरी पर्सनैलिटी उनकी डेवलप होते हुए आपको देखने को मिलती है। वो आर्ग्यू भी करते हैं कि भैया लोग मेलिनोस्की को क्यों कह रहे हैं कि ही इज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, वो फंक्शन की बात तो सबसे पहले किए ही नहीं थे। आपने भी देखा कि मेलिनोस्की से कई पुराने लोग, कॉम्टे जी की बात करो या दरखाइम की बात करो, उन लोग ने फंक्शन के बारे में पहले ही जिक्र किया हुआ है। तो मेलिनोस्की इतने बड़े फिगर बनने लगे थे कि थोड़े बाकी लोगों को उनसे थोड़ी इश्यू था। खासकर रैडक्लिफ ब्राउन भी कह रहे हैं कि फंक्शन के फादर की तौर पे क्यों उनको प्रोजेक्ट करो। फंक्शन के बारे में बहुत कुछ लोगों ने कहा है, अगर आपको कहना है तो मेलिनोस्की को फादर ऑफ थ्योरी ऑफ नीड कह दो। नीड के बारे में इन्होंने बताया, अभी आप पढ़ोगे थ्योरी ऑफ नीड को, नीड के फादर के रूप में कहो, फंक्शनलिज्म के बारे में मत कहो। पर जो चीज चल जाती है वो चल जाती है, ठीक है। कोई एक नेता है, कोई एक लीडर है, उसको लोग पप्पू कहने लगे तो पप्पू कहने लगेंगे, कोई एक उसको फेकू कहने लगे तो फेकू कहने लगेंगे, पैटर्न बन जाता है, ट्रेंड बन जाता है। ऑलराइट, तो ये चीज वहां पे आपको फंक्शन करते हुए देखने को मिल रही होती है। रैडक्लिफ ब्राउन इसीलिए ग्रेजुअली आप देखोगे अपने टोटल थॉट को, स्कूल को अलग लेते जाते हैं और एक नया स्कूल बन जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। पर पहले ये स्कूल एक ही था, और कंक्लूजन में भी आप यही पढ़ोगे कि अलग अलग बातों को बात कर रहे हैं, फोकस इनका अलग अलग चीजों पे है, पर बेसिक जिस्ट जो है वो सेम है इन दोनों का। इसीलिए इनको कंबाइंडली आप कहते हो कि ये फंक्शनल स्कूल में आते हैं, दोनों ये फंक्शनल स्कूल में आते हैं, पर इनके थॉट्स को अलग अलग नाम दिया गया है। एक के थॉट को नाम दे दिया गया है फंक्शनलिज्म मेलिनोस्की, और दूसरे के आइडिया को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहा गया है, ठीक है, डिस्टिंक्शन देने के लिए। तो दो स्ट्रैंड्स आपको डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, एक ब्राउन का, एक मेलिनोस्की का। लेटर्स का एक्सचेंज आपको काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे है नहीं पीपीटी में, वरना मैं करता। मेलिनोस्की अपने डेथ से पहले 40s में, मिड 40s में उनकी डेथ होती है, तो कई लेटर्स में वो इनके वर्क्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं रैडक्लिफ ब्राउन के, वो थोड़ा सा सभ्य भद्र जन की तरह वहां पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। पर इन्होंने जब 10 साल बाद, तब तक इनकी डेथ भी हो चुकी थी मेलिनोस्की की, उन्होंने जो कुछ लेटर्स लिखे हैं, कुछ बात कही पब्लिकली, तो उसमें थोड़ा बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड वे में बहुत ज्यादा गुस्सा झलक रहा था रैडक्लिफ ब्राउन की बातों में। लेटर्स को, एक्सचेंजेस को आप पढ़ रहे होते हो तो, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों का आपको देखने को मिल रहा है कि ओरिजिन सेम है। ओरिजिन क्या था? फंक्शनल ओरिजिन। दोनों ने फंक्शन की बात की हुई है, फंक्शन पे फोकस किया हुआ है, ठीक है। और एक और कॉमन पॉइंट है कि दोनों क्रिटिसाइज कर रहे थे डिफ्यूजनिज्म को, इवोल्यूशनिज्म को। क्रिटिसाइज करने में सबसे आगे, सबसे पहला आपको रैडक्लिफ ब्राउन का नाम देखने को मिलेगा, जो कि क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? फॉर द कंजेक्चरल हिस्ट्री। वो कह रहे हैं कि कॉफी विटकरन अगर आप देखते हो, एक टर्म काफी यूज होता है, करण जौहर ऐसे र्यूमर्स को ला ला के सेलिब्रिटीज के सारे राज को जानने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे टर्म वो यूज करते हैं हमेशा, कंजेक्चर। तो अब ये कंजेक्चर है क्या? है ना, जब कोई भी चीज आप एक र्यूमर्ड वे में आप कह रहे होते हो, है ना, जिसके एविडेंस नहीं है, जो सब्सटैंशिएटेड नहीं है बात, तो उसको हम कंजेक्चर के तौर पे कह रहे होते हैं। डिफ्यूजनिज्म अगर आपने सही से पढ़ा है, यहाँ पे तो पूरा नहीं बता सकते हैं, पर डिफ्यूजनिज्म में खासकर ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट की आप बात करते हो जो पैन इजिप्शियन थे, तो वहां पे एक प्रोमिनेंट नाम है WHR रिवर्स, विलियम हल्स रिवर्स। रिवर्स जिन्होंने टॉरेस स्ट्रेट एक्सपीडिशन किया 1906 में, उनकी टोडास के ऊपर एथनोग्राफी बुक पब्लिश हुई। नीलगिरी रीजन की ट्राइब है, पेस्टोरल ट्राइब है ना, बफेलो कल्चर कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है उनके में। तो वहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि पहले वो डिफ्यूजनिज्म की बात नहीं कर रहे थे जब तक उन्होंने ये वर्क को पब्लिश किया, पर अचानक से 1910 के बाद, 1910 के बाद अचानक से वो डिफ्यूजनिस्ट बन गए, और 1911-12 में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो कि कंजेक्चुरल हिस्ट्री दिखा रही होती थी। वो कह रहे हैं कि एक आइलैंड पे, ग्रुप पे आप जाके देखो, है ना, वो मेरिनेशिया के कुछ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनके बीच में कैनोक्राफ्ट आपको नहीं देखने को मिल रहा है। कैनोक्राफ्ट का एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। कैनो क्या होती है? छोटी सी एक नाव की तरह आप कह सकते हो ना, बोट से रिलेट कर सकते हो कैनो को। गूगल पे इमेज डालोगे देखने को मिल जाएगी, मैं यहीं पे दिखा देता, पर कितना लेक्चर बड़ा हो जाएगा छोटी छोटी चीजों पे जाएंगे तो कैनोक्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, वो कह रहे हैं आइलैंड ग्रुप है, कहीं से तो आए होंगे, या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, दूसरी जगहों पे जाना है, तो बोट तो जरूरी है। तो इनका मानना है कि उनके बीच में एक समय होगा जब वो ऑफकोर्स कैनोक्राफ्ट रहा होगा, लोग कैनो को बनाते थे, बोट्स को बनाते थे, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें बनाते थे, पर अब वो चीज उनके बीच से लॉस्ट हो चुकी है, वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट लॉस्ट हो चुका है। तो इससे उन्होंने क्या, कल्चरल डीजनरेशन की बात कही। वो कह रहे थे कि कल्चर डीजनरेट हुआ है। अब इस चीज को सब्सटैंशिएट करने के लिए वो एक हिस्ट्री बता रहे हैं कि कभी लोग आए होंगे, है ना, और उन्होंने ऐसा किया होगा। एक और चीज वो बता रहे हैं ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के ऊपर, कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है ना, सेम रीजन में आपको देखने को मिल रहा है, न्यू गिनी के रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे, और वहां पे उन ग्रुप्स के बीच में
आपको एक छोटी सी पॉपुलेशन, मान लीजिए अज्यूम करते हैं कि 10,000 की पॉपुलेशन है और 25 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इतने से स्क्वायर में कुछ ग्रुप्स रहते हैं और उन ग्रुप्स के बीच में आपको 5 डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूरियल प्रैक्टिस देखने को मिली, यानी कि दफनाने की जो विधि होती है मृत्यु के बाद, वो आपको 5 अलग अलग तरीकों की देखने को मिल रही है। तो ये कह रहे हैं भाई इतनी छोटी सी जगह पे इतने प्रिमिटिव लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, इतने ज्यादा इन्वेंटिव तो होंगे नहीं कि नई नई चीजों को बनाए, ना इसकी कोई जरूरत है। तो जाहिर सी बात है ये चीजें बाहर से माइग्रेट करके आई हैं। एक ऐसा समय रहा होगा जब एक ग्रुप ऑफ मेन आया होगा और उसने इस आइलैंड पे औरतों से शादी की होगी और उन्होंने ग्रेजुअली सारी चीजें, यानी कि इनहेरिटेंस, नाम, स्टेटस, सब कुछ विमेन का ले लिया होगा। पर एक चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, जो था ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, क्योंकि उसके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड थे। उनके एंसेस्ट्रल तौर पे वो चीजें प्रैक्टिस चली आ रही थी। तो सारे ग्रुप जो अलग अलग आए थे मेन के, उन्होंने एक नई नई जो उनके ब्यूरियल प्रैक्टिसेस थे उसको कंटिन्यू रखा, बाकी चीजों को ड्रॉप कर दिया, बाकी सब ठीक है छोड़ देते हैं, पर ब्यूरियल प्रैक्टिस से हम समझौता नहीं करेंगे, है ना। कई चीजें ऐसे होती है हम कहते हैं नहीं, इस पे तो हम नहीं मानेंगे, ये तो बहुत जरूरी है हमारा, है ना। तो वैसी चीज आपको देखने को मिलेगी। अब ये क्या है, ये एक हिस्ट्री वो बता रहे हैं, पर ये सब्सटेंशिएटेड है क्या, कोलैबोरेशन कहां हो रहा है, एविडेंसेस कहां से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, है ना। जैसे हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शंस की बातें करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इब्न बतूता ने क्या कहा, मसूदी ने क्या कहा, बर्नियर ट्रेवर्नियर ने क्या कहा। साथ ही में आप देख रहे हो, पूछ रहे हो कि आप वहां पे मैगिस्थनीज की इंडिका में क्या लिखा हुआ है, एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं, या फिर आपको सोक्रेट्स क्या देखने को मिलते हैं, या फिर आपको होगा कि नहीं बाद के पीरियड में जाते हैं, यून सैंग, आइजिंग, फाइयान, ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो अलग अलग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होता है, पर यहां पे तो कोई सोर्स की बात ही नहीं है, उन्होंने एक नैरेटिव को सेट इन किया हुआ है, ठीक है। तो इसी को फंक्शनलिस्ट क्या कह रहे हैं, कंजेक्चुरल हिस्ट्री बता रहे हैं। और ये चीज यहां तक पॉइंट कॉमन था। बाद में फंक्शनल स्कूल दो भागों में बढ़ गया। मेलनोस्की के स्कूल को फंक्शनलिज्म कहा गया, जो हम आज खत्म करेंगे, एंड द अदर पार्ट इज ब्राउन्स स्कूल, दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप सबसे पहले मेलनोस्की के वर्क को देखते हो। एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट थिंकर है, एंथ्रोपोलॉजी के टॉप 5 नाम निकालोगे, किसी भी देश में जाते हो, हर देश वाला अपने स्कॉलर को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, पर किसी भी देश में जाओ उनके टॉप 5 की लिस्ट में वो 100% मेलनोस्की को गिनेगा, नहीं गिन रहा है तो दे नीड हेल्प, है ना। तो टाइलर ऐसा नाम है आपको देखने को मिलता है, फ्रांस बोआ ऐसा नाम है, और मेलनोस्की, ये तीन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मॉर्गन का लोग ले सकते हैं, लेवी स्ट्रॉस का ले सकते हैं कहीं पे, ये दो कुछ एडिशनल नाम है, ठीक है। पर फ्रांस बोआ, टाइलर और मेलनोस्की का नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर फेमस है थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट्स, हर जगह पे। तो मेलनोस्की ने यहाँ पे फंक्शनल थ्योरी को दिया हुआ है। और सबसे पहले इनके वर्क की फ्रंट की बात करते हो तो बहुत एक स्टोरी अच्छी है कि इनका एथनोग्राफिक जो रुझान है वो अर्ली 20th सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है। 1914 में ये न्यू गिनी के पास कुछ आइलैंड से ग्रुप है, पैपुआ न्यू गिनी की कंट्री है, अभी आपके प्रधानमंत्री देश के हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे वहां पे। तो उसी रीजन में एक आइलैंड का ग्रुप है जिसको आप कहते हो ट्रोबियांड आइलैंड, है ना। ट्रोबियांड आइलैंड्स में ट्रोबियांडर्स के ऊपर इन्होंने वर्क किया और वहां पे गए तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, 1914 में पहुंचे, ठीक है। अब उनको मूवमेंट की इजाजत हो नहीं रही है, वर्ल्ड वॉर चल रही है, शुरू हो गई, अब उनको वहीं पे रुकना है, वहीं पे कार्य करना है, रिस्ट्रिक्शन है कई सारे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो टाइम फ्रेम सोचा होगा 4, 6, 8 महीने का, वो एक्सटेंड हो गया और 4 साल, लगभग 3 साल 4 साल के दौरान ये उस पर्टिकुलर रीजन में वहां पे रहे, जिसमें से लगभग 2 साल इन्होंने जून में 1915 जून में इन्होंने ट्रोबियांड आइलैंड पे काम शुरू किया और अगले साल तक वो चलता रहा। तो 1 साल तो सिर्फ ट्रोबियांड आइलैंड के बीच में ये कम से कम मौजूद थे, और भी कई सारे आइलैंड ग्रुप से गए जो आसपास थे। टोटल 3 से 4 साल का वक्त वहां पे गुजारा। तो कई लोग इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन में गिनाते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूशन है, बड़ी बात है, पर एक मजबूरी थी कि रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। डायरी भी उन्होंने लिखी उसके बारे में, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। समय काफी था इसलिए उन्होंने नेटिव लैंग्वेज को भी सीख लिया, जो उनकी वहां की लैंग्वेज थी, और इससे इनको काफी आसानी हुई अच्छे डाटा को कलेक्ट करने में। आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, उसकी भाषा अगर आपको पता है तो आप उससे सवाल पूछते हो तो आपको अच्छे से समझ में आता है। बाकी लोगों के वर्क में ये सारी चीज आपको नहीं देखने को मिलती। जो फील्ड वर्क हो रहे थे मेलनोस्की से पहले, उसमें ये चीज मिसिंग थी। इन्होंने ये चीज को किया और ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल सिद्ध हुई, नेटिव की लैंग्वेज को जानना, और ये उनका एक कंट्रीब्यूशन है। इनकी डायरी भी काफी फेमस होती है ना। आप देखते हो जब कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फील्ड वर्कर जाता है तो चीजों को कितना याद रखेगा। उस समय तो इतनी एडवांस वीडियोग्राफिक फोटोग्राफिक टेक्निक्स भी नहीं थी, ऑडियो को रिकॉर्ड करने का सिस्टम, है ना। तो वो लोग नोट कर रहे होते थे डाटास को डायरीज में, जिसके बेसिस पे वो बुक्स या वर्क को पब्लिश करते थे बाद में।
तो वो डायरी इतनी सिस्टमैटिक, इतनी बढ़िया तरीके से, तो उसमें उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को भी लिखा, मच्छर काट रहे हैं, क्या दिक्कतें होती हैं फील्ड में, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड थॉरली। और बाद में उनकी डेथ जब 40s में होती है, मिड 40s में होती है, तो उससे लगभग कुछ 15-20 साल बाद उनकी वाइफ, जब नेहरू जी की डेथ हो रही है, यानी कि 60s के समय में, आई थिंक 62 का ईयर, या आप ईयर एक बार देख लिया, मैं बता दूंगा, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड हमारे ग्रुप में, तो 62 में वो क्या करती हैं कि उस डायरी को वहां पे पब्लिश कर देती हैं दुनिया के लिए, कि वो भी जाने मेलनोस्की की लेगेसी को, उनके वर्क को, है ना। तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई। तो इस पीरियड में इन्होंने कई सारी ऐसी चीजें की, कई सारी टेक्निक्स को यूज किया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये कर रहे हैं, रिलेटिविज्म की अप्रोच को रखा, नेटिव्स की लैंग्वेज, डायरी, हर एक चीज को प्रॉपरली इन्होंने वहां पे किया, इसलिए इनका डाटा काफी बढ़िया निकला हुआ था, है ना। और ये डाटा कलेक्ट कर लिया था इन्होंने 1918 तक। पर जो पहला वर्क पब्लिश होता है वो कुला के ऊपर ये एक किताब लिखते हैं। किताब क्या, एक आर्टिकल या एस्से के तौर पे पब्लिश करते हैं सबसे पहले, कुला सिस्टम के ऊपर, जो कि पब्लिश होता है। कुला एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। मेलनोस्की के बारे में हमने आई थिंक इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का प्लेलिस्ट में लेक्चर है, वहां पे आप जाओगे तो आपको कुला सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। एक सेरेमोनियल एक्सचेंज है जहां पे दो एक नॉन प्रेशियस एलिमेंट होते हैं, उनका शेयरिंग होता है आइलैंडर्स के बीच में, है ना, जिसको आप सोलवा और मुआली कहते हो। इन दोनों चीज का एक्सचेंज हो रहा है, नॉन वैल्यूएबल, नॉन मार्केट सेरेमोनियल एक्सचेंज है ये। तो कुला सिस्टम के ऊपर इनका वर्क 1920 में पब्लिश होता है। और फाइनली उस पूरे ट्रोबियंड आइलैंड के एक्सपीरियंस के ऊपर एक ये बड़ी सी बहुत प्रसिद्ध, वन ऑफ द मोस्ट फेमस किताब को ये पब्लिश करते हैं। ईयर था 1922। किताब का कवर यहाँ पे लगा है, नाम था आर्गोनट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, आर्गोनट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक एक मिथ के ऊपर है। आर्गोनट्स जो यात्रा करके जा रहे होते हैं, एक दैवी कथा है और एक डेंजरस ट्रिप पे वो जा रहे होते हैं, उसी में से इन्होंने शब्द को आर्गोनट्स लिया है, क्योंकि ये वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में आपको देखने को मिलते हैं ट्रोबियंडर्स, इसलिए इन्होंने इस तरीके का नाम चुना। और ट्रोबियंडर्स के लिए को इन्होंने आर्गोनट्स कह के बुलाया, जो एक मिथिक स्टोरी के अंदर में कहलाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिप होती है बहुत डेंजरस है, सी में डेंजर कई सारे हैं, है ना, उसके बावजूद ये जा रहे होते हैं एक नॉन मार्केट, नॉन वैल्यूएबल चीज को एक्सचेंज करने के लिए। तो इसीलिए इनको बहुत एक कहते हैं डेयरिंग किस्म से डिफाइन करना था, इसलिए उन्होंने टर्म को यूज किया आर्गोनेट्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पता होती है तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती है। और इस बुक में इन्होंने काफी सारी चीजों को वहां पे बताया, है ना। इस समय तक इन्होंने अपनी जो प्रॉपर फंक्शन का आइडिया था, इनको कुला का भी फंक्शन ये बता रहे थे कई जगहों पे, बाद के वर्क्स में भी, पर प्रॉपरली अपनी पूरी थ्योरी को, स्पेशली थ्योरी ऑफ नीड को जब इन्होंने पब्लिश किया, तो वो था लगभग इससे 22 साल बाद का टाइम फ्रेम। दैट वाज इन 1944 व्हेन ही पब्लिश्ड दिस पर्टिकुलर बुक दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेस, जिसमें इन्होंने पूरी फंक्शनलिस्ट अप्रोच को अपने सामने रखा दुनिया के, और थ्योरी ऑफ नीड के ऊपर फोकस किया। थ्योरी ऑफ नीड क्या है? थ्योरी ऑफ नीड कहती है कि इंडिविजुअल्स आर बॉर्न, और हर एक इंडिविजुअल की कुछ नीड्स होती हैं, है ना, अलग अलग बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, और उसको फुलफिल करने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ नीड ऑफ एक सेक्सुअल अर्ज होती है ह्यूमन के बीच में, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन जरूरी होता है, तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनेगा, दैट इज मैरिज, जो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन का क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले कर रहा है? सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। एक आपका नीड है जो कि है क्या, प्रोटेक्शन आपको चाहिए, शेल्टर आपको चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्होंने नीड्स को भी 3 अलग अलग भागों में बांट दिया। सबसे पहली जो नीड्स है बायोलॉजिकल नीड्स, इसको बेसिक नीड्स भी कहते हो या फिर कलेक्टिव नीड आप कहते हो। बेसिक नीड जो आपकी हैं, जिनके बिना इंसान का लगभग एक तरीके से कह सकते हो कि सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है ना। जो फूड है आपका, फूड आपको चाहिए, शेल्टर प्रोटेक्शन जो आपको चाहिए होती है, और साथ ही साथ सेक्स को भी इन्होंने बेसिक नीड के अंदर में रखा हुआ है। ठीक है, अब बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस वहां पे आ रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से या फिर बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए जो कल्चरल रिस्पॉन्सेज आप वहां पे यूज कर रहे हो, उस कल्चरल रिस्पॉन्सेज से यहाँ पे डिराइव नीड्स आपकी को रिलेटेड है। ये इन्होंने यहाँ पे प्रूव किया। डिराइव नीड्स क्या है? वो सेकेंडरी नीड्स है ना। इसको प्राइमरी नीड भी कहते हैं बेसिक नीड को, और यहाँ पे इसको सेकेंडरी नीड कहते हैं। अलग अलग नाम है, डिराइव नीड और इंस्ट्रूमेंटल नीड्स भी आप कह रहे होते हो। ठीक है, ये अलग अलग सोशियो कल्चरल जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, जो सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चला रहे होते हैं। यानी कि सोसाइटी में आपको जाहिर सी बात है, आपने मैरिज कर लिया सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, या फिर आपको घर बनाना है शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स को लाने के लिए आपको सर्टेन इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए, या फिर केओस ना हो तो उस केओस को कम करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। तो ये सारी जो डिवाइसेस होती हैं, ये यहाँ पे आपकी सेकेंडरी सिस्टम के थ्रू फुलफिल हो रही होती है। ये सारी चीजें सेकेंडरी सिस्टम में फुलफिल हो रही होती है। ठीक है, तो इट इज राइजिंग एज द रिस्पॉन्स टू द प्राइमरी नीड्स। प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस के
एक रिस्पॉन्स में सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से आपको एजुकेशन वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, आगे हमने स्लाइड में लिखा हुआ है। देन देयर इज अ टर्शरी नीड, इसको यहाँ पे टर्शरी नीड बोलते हैं, इसके दो नाम है, सिंबॉलिक और इंटीग्रेटिव नीड्स। सिंबॉलिक नीड्स भी बोलते हैं, इंटीग्रेटिव नीड्स भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इंटीग्रेटिव सिंबॉलिक नीड्स वो नीड्स होती हैं, सोसाइटी में आपकी बेसिक नीड फुलफिल हो गई, पैसे रुपया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन झगड़े फसाद सब कुछ आपने देख लिया, अब एक कोहेजन की भी तो जरूरत है कि आपस में सारी चीजें जो बनी हैं इतनी मुश्किल से कंस्ट्रक्ट हुई हैं वो जुड़ी रहें, सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में एक जुड़ाव हो, कोहेजन हो, यूनिटी हो, कॉपरेशन हो, उसको कौन इंश्योर करता है, टर्शरी या फिर इंटीग्रेटिव या फिर सिंबॉलिक नीड्स। इसमें इन्होंने रखा किसको, रिलीजन को रख दिया, है ना। रिलीजन जैसी चीजें, सिर्फ रिलीजन नहीं काफी चीजें हैं, रिलीजन, मैजिक, आर्ट, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये लोगों को जोड़ती है। आप देखते हो कोई फेस्टिवल होता है, होली है तो सब लोग, इवन स्ट्रेंजर्स आके आपके साथ मना रहे हैं, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, ईस्टर है, तो सब लोग आ रहे हैं, सोसाइटी के मेंबर्स को जोड़ रहा है, एक कलेक्टिव फीलिंग, एक कलेक्टिव बैकग्राउंड दे रहा है, उनको एक कलेक्टिव टेम्पलेट दे रहा है कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है। हर कल्चर, हर रिलीजन में एक सर्टेन इंडिविजुअल होता है जो बहुत ग्रेट होता है, लाइक लॉर्ड रामा की जर्नी को हमको रेप्लिकेट करने को बोला जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह बिहेव करो, जैसे उनके ट्रेट से, उनकी पर्सनैलिटी में उसको कॉपी करो। तो सारे लोगों को ये सही चीज करने के डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, तो इससे भी एक सोसाइटी में जुड़ाव आता है, कोहेजन आता है, ठीक है। तो रिलीजन वहां पे आपको एक कोहेसिव स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब मेलिनोस्की का जो स्कूल है फंक्शनलिज्म का, इसको दो और नाम दिए जाते हैं, बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म और साइकोलॉजिकल। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स के ऊपर फोकस कर रहा है ना, इसलिए आपको ये दो नाम यहाँ पे और देखने को मिल रहा है। एक और चीज जो यहाँ पे क्रिटिसाइज की थी, वहां पे तो हमने देखा कॉमनली क्या चीजें क्रिटिसाइज हुई थी, पर एक चीज जो मेलिनोस्की ने स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज की थी इवोल्यूशनिस्ट की, वो थी सर्वाइवल्स की। अगर आपको याद है लेक्चर आपने सही से देखे इवोल्यूशनिज्म वाला, तो वहां पे एक बात आई थी, एक कंसेप्ट था सर्वाइवल्स का। सर्वाइवल क्या होता है, रेमिनेंट्स ऑफ पास्ट होते हैं जो कि अब फंक्शनलेस हो चुके हैं पर फिर भी कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। गोंड्स के हमने आपको एक एग्जांपल वहां पे बताया हुआ था कि गोंड्स को या फिर कई सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स को देखते हो तो उनके यहाँ एक समय पे मैरिज बाय कैप्चर हो रही होती थी, ठीक है। मैरिज बाय कैप्चर हो रही होती थी उनके बीच में, क्यों? क्योंकि फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस थी, बच्चियों को मार देते थे। अब बच्चियों को मार दिया तो जाहिर सी बात है बच्चियों का नंबर, लड़कियों का नंबर कम हो जाएगा, लड़कों का नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो लड़के अगर 5 हैं, लड़कियां सिर्फ 2 ही बची हैं, तो शादी कैसे होगी, बराबर नंबर तो है ही नहीं, है ना। तो 5:2 या 2:5 का 5:2 का रेशियो आपका बचा मेल टू फीमेल का, है ना। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए या तो एक काम हो सकता है कि एक विमेन कई लोगों से शादी कर ले, जिसको आप पॉलीएंड्री कहते हो, द्रौपदी जी का जो महाभारत में संदर्भ है उससे आप रिलेट कर सकते हो। या तो अगर कोई किसी का लव इंटरेस्ट है एक दूसरे के प्रति तो उसको भगा ले जाएगा, अगर किसी को कोई पसंद है और वो थोड़ा एक तरीके से फोर्सफुल वे में चाहता है तो कैप्चर कर ले जाएगा। तो ये प्रैक्टिस इसीलिए आपको देखने को मिलती थी कि जो ग्रूम होता था वो एक जो मेल होता था वो किडनैप करके अबडक्ट करके ले जा रहा होता था लड़की को, और उसके रिलेटिव्स और जो भी लोग होंगे उसके, वो लोग उसको रेजिस्टेंस कर रहे, मतलब रोक रहे होते थे, है ना, रोकने का प्रयास करते थे, लड़ते थे। तो अब ये चीज सॉर्ट आउट हो गई, अब ऐसी प्रैक्टिस नहीं है फीमेल इन्फेंटिसाइड का, नंबर भी इतना डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है, पर फिर भी उनके यहाँ पे इस तरीके की मॉक फाइट, पहले तो असली में होता था, अब यहाँ पे मॉक रेजिस्टेंस दिया जाता है, ब्राइड कैप्चर होता है और उसको रोकने की कोशिश करते हैं लोग नकली तरीके पे, और फिर वापस से जो एक नया तरीका है, सही तरीका है, उस तरीके से शादी हो जाती है। तो मॉक वे में ये कर रहे होते हैं अभी भी, जबकि इसका कोई रोल नहीं। इसी तरह की चीजों को इवोल्यूशनिज्म ने सर्वाइवल्स कहा था। सर्वाइवल्स का ये रोल होता है कि आपको पास्ट की प्रैक्टिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है ना, कि पास्ट में क्या होता था, पूरी हिस्ट्री आपने कंस्ट्रक्ट कर ली सर्वाइवल्स के थ्रू। तो इस चीज को भी वो क्रिटिसाइज कर रहे होते थे। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशनिस्ट ने कहा है कि सर्वाइवल रिमेनेंट ऑफ द पास्ट है। पर यहां पे ये क्या कह रहे हैं मेलिनोस्की कि कोई भी कल्चर का ऐसा पार्ट नहीं होता है जो कि टोटली फंक्शनलेस हो, है ना। यहां पे इन्होंने लिखा होगा टोटली फंक्शनलेस कोई भी पार्ट नहीं होता है। जो आपको लग रहा है कि फंक्शनलेस है, उसका उस पर्टिकुलर कस्टम के अंदर कोई ना कोई हिडन मीनिंग, कोई ना कोई हिडन फंक्शन जरूर होता है, ठीक है। ये मेलिनोस्की के आपको व्यूज देखने को मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी थ्योरी ऑफ नीड के ऊपर, तो जो हमने बताया अलग अलग नीड्स की बात की है इन्होंने, साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में फोकस किया हुआ है इन्होंने, और बताया हुआ है कि इंसान की नीड्स को फुलफिल करने के लिए सर्टेन इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस चाहिए होती है, जैसे मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन है ना। और ये सारी थ्योरी ऑफ नीड अभी हमने आपको शुरू में बता दिया कि 1944 की इनकी किताब में यहाँ पे इन्होंने पब्लिश की हुई थी। 3 लेवल ऑफ नीड जो हमने आपको वहाँ पे ट्राइंगल में समझाया, प्राइमरी नीड और बेसिक और बायोलॉजिकल नीड्स, इंस्ट्रूमेंटल नीड्स और सेकेंडरी नीड्स और डिराइव नीड्स, एंड थर्ड इज इंटीग्रेटिव और सिंबॉलिक नीड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज टर्शियरी नीड्स।
टर्शरी नीड आप देखें, यहाँ पे डिराइव नीड्स जो हमने सेकेंडरी नीड्स कहा था उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि क्या चीजें हैं ये। डिराइव नीड्स रिलेट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल अपरेटस, कि मेंटेन करने के लिए कल्चरल अपरेटस को कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना, शेल्टर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज यहाँ पे आएगी। इंसान के बिहेवियर को भी आपको रेगुलेट करना है, जो हमने बताया कि कुछ पॉलिटिकल मेजर्स चाहिए जिससे ह्यूमन के बिहेवियर को आप रेगुलेट करो कि लड़ाई झगड़े ना हो, है ना, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करे। तो अपने हिसाब से लोग ना चले, एक पर्टिकुलर बिहेवियर, एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करे, उसलिए अलग अलग डिवाइस चाहिए होती है। तो ये सारी चीजों को कौन इंश्योर कर रहा है? सेकेंडरी, है ना। नीड क्या है कि केओस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, फ्रिक्शनलेस तरीके से स्मूथली सारी चीजें फंक्शन करे। तो उसको फुलफिल करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे लगते हैं उनको आप सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस कह रहे हो, है ना। तो ये डिराइव नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं। तो ये इसमें क्या आ जाता है? इकोनॉमिक्स है, सोशल कंट्रोल है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन है, ये सारी चीज आपको ऑर्गेनाइज कर रही है एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है। और टर्शरी तो हमने आपको डील करके बता ही दिया। अब ये पूरे इस फिनोमेना को यहां पे समझा रहे हैं थ्रू अ पर्टिकुलर चार्ट। ये चार्ट जो यहां पे दिया हुआ है वो यहां पे बता रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि इंडिविजुअल है, ह्यूमंस हैं, यहां पे ऐसे देखते हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाएंगे, स्टडी आईक्यू के एग्जांपल से समझाएंगे। आपको कोई और एग्जांपल चाहिए तो बताइए, कभी और एग्जांपल से बता देंगे। किसी भी तरीके से आप खुद, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसके बाद आप खुद से तैयार होगे कोई भी एग्जांपल में इसको फिट इन करने के लिए। अब अलग अलग ह्यूमंस हैं, यहाँ पे इन्होंने ये बोला, है ना। ह्यूमन एक बायोलॉजिकल बीइंग है और उसकी बहुत सारी नीड्स होती हैं। तो ह्यूमन की यहाँ पे आपको नीड्स भी देखने को मिल गई, इन्होंने ये बात कही, है ना। ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस की कई सारी नीड्स हैं। अब उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं, लाइक मैरिज, फैमिली, किनशिप एंड रिलीजन, कई सारे अलग अलग तरीके की नीड्स और उसको फंक्शन करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन। अब ये इंस्टीट्यूशन फंक्शन कैसे करते हैं वो आप इस मैकेनिज्म से समझ सकते हो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है उसका एक चार्टर होता है। एक इंस्टीट्यूशन है, उसको नीड्स को सेटिस्फाई करना है तो एक तरीका होगा ना यार, ऐसे हैफ अदर वे में तो नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है उसका एक चार्टर होगा। चार्टर इज इक्वल टू, चार्टर को सरल शब्दों में अगर कहो तो इट इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है उस इंस्टीट्यूशन का और दी नीड। हर एक इंस्टीट्यूशन जो इंसान की कोई नीड को फुलफिल करने के लिए बना है, सॉरी नीड नहीं कहोगे, एम। हर एक इंस्टीट्यूशन जो इंसान की किसी नीड को फुलफिल करने के लिए बना हुआ है उसका एक ऑब्जेक्टिव या फिर एम होता है, या फिर आप कह सकते हो एक और चीज होती है, पर्पस भी आप कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे एग्जाम्पल लेते हो, स्टडी आईक्यू का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। स्टडी आईक्यू एज एन इंस्टीट्यूशन, स्टडी आईक्यू को एज एन इंस्टीट्यूशन आप लेते हो तो किस तरीके का इंस्टीट्यूशन हुआ? ये कौन सी नीड आपकी सेटिस्फाई करने के लिए आया है? एजुकेशनल नीड है, आपको ऑर्गेनाइज करना है ना। तो सेकेंडरी लेवल पे इसको आप वहां पे रख सकते हो। तो आपकी एजुकेशन नीड जो है उसको आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपको इनेबल करने के लिए, आप किसी काबिल बनो, वो पर्पस है कि आप तक एजुकेशन को पहुंचाए। तो एक चार्टर है इसका क्या कि अफोर्डेबल, जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि अफोर्डेबल वे में आपको एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करे। ये इस इंस्टीट्यूशन का, स्टडी आईक्यू एज एन इंस्टीट्यूशन का यहां पे लक्ष्य है, यानी कि जिसको यहां पे मालिनोव्स्की ने क्या बोला, चार्टर। अब कोई भी इंस्टीट्यूशन लाइक स्टडी आईक्यू है, उसको अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो प्रोवाइड करने के लिए उसको कुछ लोग चाहिए होंगे ना। सिर्फ इंस्टीट्यूशन बना दिया, एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, बोर्ड लगा दिया स्टडी आईक्यू, एजुकेशन हो जाएगी क्या? नीड पूरी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। आपको कुछ लोग लगेंगे ना, कुछ बंदे चाहिए होंगे आपको। कौन चाहिए होगा? पढ़ाने के लिए आपको चाहिए होंगे उत्कर्ष सिंह सर, आपको चाहिए, मैं आके पढ़ाऊंगा आपको। तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, है ना। ऑफ कोर्स सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा, और भी कई सब्जेक्ट है, कई सारी चीजें सीखनी है ना। सबसे जरूरी चीज एंथ्रोपोलॉजी लाइफ में वो हम मान लेते हैं, ठीक है, वी कैन बी वेरी मच सेल्फ ऑब्सेस्ड विद दैट एंड वी कैन से कि हाँ सबको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहिए। पर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो और भी सब्जेक्ट है, सब कुछ पढ़ना है आपको। तो अलग अलग टीचर्स लगे, अलग अलग फैकल्टीज हैं आपके पास, ठीक है। और फैकल्टीज भी खुद आके तो यहाँ पे ऐसे कोई एक बोर्ड लेके आपको पढ़ाने नहीं लगेंगे, है ना। एक तरीके से डिस्टेंस एजुकेशन के रूप में आप इसको देख रहे हो, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन है, एडटेक यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ इंडिविजुअल्स लगेंगे जो इस पूरे स्टूडियो को मैनेज करेंगे, है ना। प्रोडक्शन को देखेंगे, एडिटिंग को देखेंगे, ग्राफिक्स को देख रहे होंगे, मैनेजर्स आपको चाहिए होंगे अलग अलग, ठीक है। हायरिंग होती है उसके लिए आपको इंडिविजुअल चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो इंडिविजुअल्स लगते हैं आपको इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, या फिर ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको फुलफिल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव जो था उसको फुलफिल करने के लिए आपको कुछ पर्सनल्स यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स चाहिए थे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, सर्टेन इंडिविजुअल्स आर नीडेड।
टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, फुलफिल द चार्टर। अब ये पर्सनल है, अब इनके बीच में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, एक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मतभेद ना हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए कि कोई कहता है कि नहीं हम इस तरीके से, मैं इस स्टूडियो में भी पढ़ाऊंगा, दूसरा कहे नहीं नहीं मेरा मन है मैं इस स्टूडियो में पढ़ाऊंगा। तो कौन किसको कौन सा स्टूडियो मिलेगा, कौन कहां से पढ़ाएगा, किसकी क्या टाइमिंग होगी, है ना, कहां पे कौन सी क्लास चलेगी, everything has to be pre-decided to avoid friction and conflict. So that's why you need certain norms, एक तौर एक तरीका चाहिए आपको जिसके थ्रू वो इंडिविजुअल्स जो है, ये पर्सनल जो है, ये वर्क कर सके। So these are basically rules and regulations। हर एक इंसान जो, हर जो पर्सनल जो उस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, इस चार्टर को, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उसको एक नॉर्म्स के तहत, नॉर्म्स यानी तौर तरीकों, रूल्स के तहत काम करना होगा, बीट फैकल्टी, बीट मैनेजमेंट और एनीबडी एल्स। ठीक है, अब यहां पे रोल को फुलफिल करना है तो कुछ चीजें लगेंगी ना। ऐसे ही तो हम यहां पे आके मैं खड़ा हो जाऊं और मैं आपको बताने लगूं चीजें, तो आपको समझ में आएगा नहीं। आपको नोट्स चाहिए, बोर्ड पे मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, मुझे कैमरा चाहिए ताकि आप मुझे देख सको अपने घर में बैठे हुए। एक ये माइक्रोफोन यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये माइक्रोफोन आपको चाहिए होगा, आपको क्या, मुझे चाहिए होगा आप तक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए। तो जाहिर सी बात है हमें अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कुछ लोग चाहिए, वो लोग एक रूल को फॉलो करेंगे, पर फिर भी कुछ एक अपरेटस, मटेरियल अपरेटस चाहिए, यानी कि कुछ टूल्स चाहिए या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे कि इंडिविजुअल्स कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए। तो कुछ मटेरियल ऑपरेटर्स आपको लगेंगे, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में चौक, डस्टर बोर्ड, सीट, ये सब होती है मटेरियल। आप स्कूल के सेंस में अगर बात करो, यहाँ पे क्या है, मॉनिटर्स हैं, कैमराज हैं और माइक्रोफोन्स हैं, ये बोर्ड है, ठीक है, ये पेन है, हर एक चीज, ये सब यहाँ पे मटेरियल ऑपरेटर्स की तरह है। अब मटेरियल ऑपरेटर्स आ गया, पर इसके बाद भी कुछ एक्टिविटीज करोगे तभी तो पढ़ेगा, है ना। इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, इस मटेरियल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। दे विल परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज यूजिंग दीज मटेरियल ऑपरेटर्स। यहां पे स्टडी आईक्यू के एग्जांपल में क्या एक्टिविटीज होंगी, एजुकेटिंग, ग्रूमिंग, मेंटोरिंग, ये सारी एक्टिविटीज होंगी, है ना। क्लास लिए जाएंगे, लेक्चर्स लिए जाएंगे, उसके थ्रू आपको यहाँ पे नॉलेज इंपार्ट की जाएगी, जो कि एक ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे, जो कि एक नीड को फुलफिल कर रहा था थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टडी आईक्यू। तो एक्टिविटीज को आप परफॉर्म करोगे और उसका एक फंक्शन होगा, और ये फाइनली जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करना। वो फंक्शन क्या करेगा, फाइनली आपको एजुकेट करेगा, एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स या फिर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इन्होंने यहां तक की बात कही हुई थी मेलिनोस्की ने। इस पूरे फ्लो चार्ट के माध्यम से आपने उनकी बात को, थ्योरी ऑफ नीड को समझ लिया कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस इंसान की नीड को फुलफिल करने के लिए बने हैं और वो इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन कर रहे होते हैं। दिस इज हाउ द इंस्टीट्यूशन इज फंक्शनिंग। इंस्टीट्यूशन हैव वेरियस कंपोनेंट्स to function and fulfill the need of individuals, and these components include charter, norms, personals, material apparatus, activities। ठीक है, ये सारी चीज वहां पे जुड़ी होगी। अब इसके नीचे भी कुछ चीजें हैं, पर वो मेलिनोस्की के फंक्शनल आइडियाज से जुड़ी हुई नहीं है। कई सारे और फंक्शनलिस्ट जो कि यूपीएससी के सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, उन्होंने भी फंक्शनल एस्पेक्ट के ऊपर बात की। फॉर एग्जाम्पल, एक सोशियोलॉजी में आप पढ़ते हो इनके बारे में, ठीक है, मर्टन साहब हैं, आर.के. मर्टन साहब हैं। ये क्या बात कर रहे होते हैं, ये कहते हैं कि फंक्शन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक जो कि हिडन है जिसको लेटेंट बोलते हो, और एक जो सामने है। यानी कोई भी फंक्शन होता है उसके दो एस्पेक्ट है, एक तो जो सामने है और एक तो जो पीछे है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इसके ऊपर बात कही हुई है। और भी कई चीजें कही गई हैं फंक्शन के ऊपर जो दूसरे स्कॉलर्स ने कही, लाइक डिसफंक्शन का है। डिसफंक्शन एक मैल एडेप्टेशन की तरह से देख सकते हो कि फंक्शन तो कोई और प्ले करना चाह रहा था, पर उससे कुछ उल्टा नतीजा आ गया। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ था कि कल्चर जो होता है, या फिर एसी का एग्जांपल अगर आप लेते हो, तो एसी को ऐसा देखो अपरेटस, तो उसका फंक्शन क्या है, कूलिंग देना। कूलिंग क्यों चाहिए, क्योंकि आपको बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत यहाँ पे आप देख रहे हो हीट वेव्स आ रही हैं, तो आपको एसी चाहिए थी कमरों में। तो उसका एडेप्टेशन या फंक्शन क्या था कि वो आपको कूलिंग या कंफर्ट प्रोवाइड करे। पर उसी एसी की यूज से उसमें जो कूलेंट, उसमें जो फेरोन्स यूज हो रहे हैं, जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशंस आएगी। और ग्लोबल वार्मिंग आएगी तो सिर्फ प्रकृति सफर नहीं करेगी, आप भी अल्टीमेटली उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, आपको जब जो चीज आपने अपने कंफर्ट के लिए लाई थी उससे आप ही के ऊपर उल्टा असर आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके लिए, तो वो क्या हुआ, डिसफंक्शन हो गया।
तो कई सारे लोग ने और भी कई बातें कही हैं, पर दैट इज नॉट कंसर्न विद मेलिनोव्स्कीज ओरिजिनल थ्योरी ऑफ नीड। मेलिनोव्स्की की ओरिजिनल थ्योरी यहाँ पे खत्म हो जाती है, दे एंड हो जाती है। तो ये बात रही हमारी किस तरीके से कि मेलिनोव्स्की के मेजर क्या आइडियाज थे, क्या प्रमाइसेस था। उनके कंट्रीब्यूशन को अगर देखोगे तो एक तो बहुत प्यारी सी एथनोग्राफी को उन्होंने लिखा, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर को उन्होंने डिफाइन किया, कल्चर का इस्तेमाल क्या है, लोगों की नीड्स को फुलफिल करना। फंक्शनलिज्म का इनका जो अप्रोच है ये भी इनका कंट्रीब्यूशन है। थ्योरी ऑफ नीड को इन्होंने यहाँ पे बताया। लॉ के ऊपर इन्होंने काफी सारी बात कही है। रिलीजन से लेकर के मैजिक के ऊपर कई सारी चीजों के ऊपर, कुला सिस्टम जो एक्सचेंज, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो, काफी ज्यादा इनके कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलते हैं। पर कुछ एक कमियां थी इनके वर्क में जो आप क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हो। क्या कमियां रह गई थी इनके वर्क में? सबसे पहला तो ये कल्चरल वेरिएबल्स और ऑल्टरनेटिव्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इनकी बात अगर मान लें कि हर एक सोसाइटी में ह्यूमन है तो उसकी नीड्स है और उसको फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूशन है, पर एक ही नीड को फुलफिल करने के लिए और भी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जिसको आप ऑल्टरनेटिव्स कहते हो, है ना। आपको अगर खाना खाना है, खाने से आपकी भूख मिट रही है, तो चाहे आप मुगलई खाओ, चाहे आप चाइनीज खाओ, चाहे आप इंडियन खाओ, चाहे आप कोई भी फूड खाओ, फूड से आपकी वहां पे देखने को मिल रहा है कि भूख मिट रही है। फूड चाहे जहां का भी हो। तो इन्होंने एक ही चीज का जिक्र किया वहां पे, एक ही इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया जो कि एक पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई कर रहा था, ऑल्टरनेटिव्स का वहां पे जिक्र नहीं किया। और अलग अलग इंडिविजुअल की वेरियस नीड्स भी हो सकती है ना, उन वेरिएबल्स और ऑल्टरनेटिव्स की इन्होंने बात नहीं की। दूसरी चीज ये है कि अमंग्स द इंडिविजुअल ये कन्फ्लिक्ट को या फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बयां कर पाए। इंडिविजुअल्स के अलग अलग तरीके की नीड होती हैं और उनके अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं, इस वाले पार्ट पे इनका फोकस नहीं रहा। दूसरी चीज कि इन्होंने फंक्शनल अप्रोच जब रखी तो ये पूरी ए हिस्टोरिकल थी, यानी ये एक तरीके से आप देखते हो तो सिंक्रोनिक मेथड को अपना रहे थे और डायक्रोनिक मेथड को, यानी प्रेजेंट सोसाइटीज को। इनका जो वर्क था वो एथनोग्राफी वर्क सिंक्रोनिक नेचर का हुआ करता था। प्रेजेंट सोसाइटीज को, कंटेम्पररी सोसाइटीज के ऊपर फील्ड वर्क करके डाटा को कलेक्ट कर रहे होते थे और उससे अपनी बातों को यहाँ पे प्रोजेक्ट करते थे। जबकि डिफ्यूजनिस्ट क्या कर रहे हैं या फिर बाकी लोग क्या कर रहे थे, वो एक हिस्टोरिकल अप्रोच या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को, खासकर फ्रांस बुआ की बात करते हो तो एक पर्टिकुलर कल्चर की पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को वहां पे फोकस पे रखते थे, है ना, थ्रू द हिस्टोरिकल अप्रोच। पर ये क्या कह रहे हैं कि आपको पूरी डेवलपमेंट उनकी देखने की, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को फोकस करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट सोसाइटीज को पढ़ लो, समझ लो, एथनोग्राफिक डाटा बढ़िया से कलेक्ट कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द वेरिएबल्स ऑफ कल्चर। तो ये कुछ पॉइंट है, सेंट्रल आइडियाज हैं जहां पे दोनों का आपको डेविएशन देखने को मिल रहा था। सो दिस वाज द एंटायर पार्ट ऑफ फंक्शनल स्कूल के अंदर में जो एक पूरा धड़ा है, एक स्टैंड है फंक्शनलिज्म, वो यहाँ पे खत्म होता है, मेलिनोव्स्की का स्कूल खत्म होता है। इसके बाद दूसरा धड़ा, जो दूसरा स्टैंड है, उसको हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन की बात करेंगे। ऑफकोर्स ये यहाँ पे आज नहीं होने वाला है, कल हम इनकी बात यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ऑफकोर्स यहाँ पे हम उनके बारे में बात करेंगे। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि हमारे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 26 ऑफ जून से। बैच 3 है, मे बी आप तक ये वीडियो लेट में आया या फिर आप हो सकता है बहुत समय बाद देख रहे हो, उस समय तक कोई नया बैच आ रहा होगा, कोई नया एक अनाउंसमेंट होगा। तो जब भी आप जुड़ते हो, आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जा करके जो लेटेस्ट कोर्स है हमारा उसको देख सकते हो, जो उस समय बैच रन कर रहे हो उसमें देख सकते हो और वहाँ पे आप उसमें जुड़ सकते हो। कोई ना कोई बैच वहाँ पे ओपन होगा आपके लिए, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक और चीज़ जो कॉमन रहेगी वो है ये जादुई कोड, है ना, अस लाइव या US लाइव का, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स लाइव नहीं, हमने बताया अस लाइव है, हमारे आपके जुड़ने से बनता है, इसलिए अस लाइव इसको यूज करते हो किसी भी स्टडी IQ के कोर्स पे, P2I बैच हो या फिर कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, वहां पे आप इस पर्टिकुलर कोड को यूज करते ही जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो आपको हो जाएगा। तो कुछ और याद करने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके US लाइव डालिए, मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठाइए। फ्री मटेरियल सारी चीजें आपको चाहिए तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड पे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सारे PDF PPTs और भी न्यूज होती हैं, क्विजेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। कोड, यूनिवर्सल कोड फॉर ऑल द कोर्सेज ऑन स्टडी IQ एंड आवर इंस्टाग्राम पेज, दैट इज उत्कर्ष सिंह _here। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।